हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स थे, हम उन सभी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक हमें जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो है बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। हाफिंग, जो भी आप कहना चाहते हो। अब देखो यार, बिटकॉइन तो हमें सबको पता है, राइट? पर ये सर पीछे वाली टर्म हमें नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं। अब क्या आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये बिटकॉइन सर मिलता कैसे है? पता है ये प्रोसेस? हाँ बिल्कुल सर, बिटकॉइन की ना माइनिंग करी जाती है। बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी मशीन्स के माध्यम से कुछ आपके कोड्स होते हैं, कुछ आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको जब सॉल्व किया जाता है तब अकॉर्डिंगली हमें बिटकॉइन की माइनिंग होती है। ये बात सही है। अब दुनिया में ना एक बात है कि बिटकॉइन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं उनकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम सप्लाई जो कि हम जनरेट कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है ना, जब भी इन बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो माइनिंग के रिगार्डिंग इनका एक रिवॉर्ड होता है, एक तरह का इनाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जब भी 2,10,000 ब्लॉक्स हो जाते हैं माइन, तो उसके रिगार्डिंग जो रिवॉर्ड मिलता है वो वो रिवॉर्ड को आधा कर दिया जाता है। मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप नोटिस करो, जो पहला रिवॉर्ड मिला ना बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, वो कितना था? 50 बिटकॉइंस। फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपने 2,10,000 बिटकॉइंस को माइन कर लिया, अकॉर्डिंगली वो नंबर कम होता गया, उसके रिगार्डिंग जो रिवॉर्ड था। फिर और आधा होता गया, और आधा और आधा। अभी क्या हुआ है 2024 के अंदर, फिर से बिटकॉइन की हाफिंग हो गई है। एक्चुअल में ना रफली 2,10,000 ये करने के लिए रफली आपका 4 साल का समय लगता है। तो होता क्या है, समय के साथ साथ क्या होता है, आपका जो रिवॉर्ड होता है बिटकॉइन की माइनिंग के लिए वो कम होता रहता है, वो आधा आधा होता रहता है हर 2,10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में अब इसका हाफ वैल्यू हो चुकी है। अब अगली वैल्यू जो हाफ होगी वो 2028 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि 1.31 मिलियन अभी कहीं ना कहीं रिलीज होने बाकी है वाया माइनिंग रिवॉर्ड। तो ये सारी चीजें अभी पता अभी बची हुई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना बिटकॉइन हाफिंग का, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से माइनिंग बिटकॉइन करने के लिए उसका जो रिवॉर्ड होता है उसको जब आप आधा कर देते हो तब ये चीज हमें देखने को मिलती रहती है। ठीक है, जो फाइनल टाइम जो हाफ किया जाएगा इसकी वैल्यू को, वो 2140, आज से 116 साल बाद आखिरी बार इसको यहाँ पे किया जाएगा, जब पूरा कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इसको रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है बिटकॉइन हाफिंग। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप नोटिस करोगे जैसे जैसे इसकी वैल्यू तो हाफ होती जा रही है, इसकी जो रिवॉर्ड मिलने की, पर आप नोटिस कर रहे हो कि हम माइन भी तो इतने सारे करते जा रहे हैं। और होता क्या है, खेल खेल सारा का सारा डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये टर्म का मीनिंग क्या होता है, आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी बिटकॉइन आप जानते होंगे, इसको किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी ने यहाँ पे इशू नहीं कर रखा। किसने इशू किया है? देखो, सतोशी नाकामोटो। अब ये सतोशी नाकामोटो क्या एक इंसान है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें नहीं पता। किसने किया है नहीं पता, बस एक नाम है सतोशी नाकामोटो। 2009 के अंदर इस डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका कंसेप्चुलाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो आज के समय तो सीबीडीसीज वगैरह आ चुकी हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये यहाँ पर क्या होता है, इनको यहाँ पे इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। पर ये जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। सबसे छोटा यूनिट जो बिटकॉइन का होता है उसको हम सतोशी के नाम से जानते हैं। एंड ये वर्क करती है इनक्रिप्टेड लेजर, जिसको हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉकचेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी, राइट? तो ये टर्म का मीनिंग हमें यहाँ पे समझना था बिटकॉइन हाफिंग के बारे में। आई होप ये टर्म का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, कुछ लोग पीडीएफ का अक्सर डिमांड करते हैं, तो देखो पीडीएफ आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगी, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कुछ भी और आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो भी यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। देखो, स्ट्रीट वेंडर्स आप समझते होंगे, जैसे मान लो कोई भी आप, जैसे कोई चाय वाला हो गया, ठीक है ना, पकौड़े बनाने वाला हो गया,
या और भी मतलब जूस वगैरह वाले लोग हो गया, न्यूज़पेपर्स वाले हो गया, इस तरह से बहुत सारी आपके स्ट्रीट वेंडर्स की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब कई बार दिक्कत पता क्या आती है, जैसे मान लो ये एक दुकान है, इस दुकान के बाहर एक स्ट्रीट वेंडर ने अपना ठेला, अपनी रेडी लगा ली। अब ये ना इसको मना कर देगा कि भाई तू यहाँ नहीं लगा सकता मेरी दुकान के आगे। तो होता क्या है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कि मतलब इनको प्रॉपर अपना सामान बेचने के अंदर बड़ी दिक्कत आती है। कई लोग इनको, पुलिस वाले कई बार कुछ इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, कई जो आसपास की दुकानों वाले होते हैं वो इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ना हुआ क्या था, 2014 के अंदर सरकार के द्वारा एक एक्ट लेकर आया गया जिसका नाम था स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। अभी उसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए वजह से ये न्यूज़ में है। अब आप पूछेंगे सर ये है क्या, मतलब इस एक्ट में बात क्या करी गई है। इस एक्ट में ना इन स्ट्रीट वेंडर्स की बात को सुना गया है। इनको जो परेशानियां होती थी वो परेशानियों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रोक पाए, उनको ठीक कर पाए, इस वजह से इस एक्ट को यहाँ पे लाया गया। अब इसमें पता क्या बात करी गई है, इसमें बात करी गई है कि यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या उनके रोल्स होंगे, उसको यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। इसके अलावा आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपकी जो लोकल बॉडीज होती हैं, उनके क्या क्या काम रहेंगे, वो सारे यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं। प्लस एट द सेम टाइम इसके माध्यम से ना बताया गया है कि हमारे पास प्रॉपर वेंडिंग जोन होंगे। कहने का मतलब क्या, कि ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो स्ट्रीट वेंडर है अपना सामान बेच सकता है, अपना रेडी या अपना ठेला लगा सकता है। एंड इसी तरह से वेंडिंग सर्टिफिकेट्स भी इनको यहाँ पे इशू किए जाते हैं इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत, स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंतर्गत। थोड़ा सा अगर आप हम इसको और समझे तो आप नोटिस करोगे कि इसी एक्ट के अंतर्गत बात करी गई है टीवीसीज बनाने की, यानी कि टाउन वेंडिंग कमेटीज बनाने की। ये टाउन वेंडिंग्स के अंदर आप नोटिस करोगे स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जिनका आपको 40% शेयर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा महिला भी होती हैं इसके अंदर गत, तो नोटिस करो कि सबका यहाँ पे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात होती है। अब इन टाउन वेंडिंग कमेटीज के माध्यम से फोकस ये रहता है कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे मान लो इन पर्टिकुलर वेंडर्स की कुछ शिकायतें होंगी, कुछ झगड़े होंगे, उनको कैसे हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं, उनका रिड्रेसल कैसे किया जा सकता है सिविल जजेस या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। प्लस एट द सेम टाइम स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे एक सर्वे किया जाता है जो कि कम से कम एक बार तो करना ही होता है 5 साल के अंदर। तो आपकी जो स्टेट्स हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है किसकी, वेंडर आइडेंटिफिकेशन सर्वे करने की। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज FAO, फूड प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या मुद्दा है, देखो आप सभी लोग जानते होंगे FAO के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज FAO? FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब 1945 के अंदर FAO को बनाया गया था। देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो, ये जो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 का ही टाइम है। इस समय वर्ल्ड वॉर 2 हमें खत्म होती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हमें वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिली थी। अब 1945 के अंदर जब हमने इसको एस्टेब्लिश किया तो इसका पर्पस ये था कि किस तरह से हम कहीं ना कहीं हंगर को डिफीट कर सकते हैं। तो इस वजह से UN की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, स्पेशल एजेंसी देखने को मिलती है, बेसिकली नॉट बॉडी, स्पेशल एजेंसी ऑफ UN, ताकि इंटरनेशनली हम एफर्ट्स ले पाएँ हंगर को ख़त्म करने के लिए एंड सबकी ज़िंदगी और बेहतर बने, हेल्दी लाइफ सभी सारी चीज़ें हो पाए। इंडिया भी डेफिनेटली इसका मेंबर है। आज के समय टोटल हमें 195 मेंबर्स इसके देखने को मिल जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली के अंदर हैं। ये बात तो हमें समझ आई कि FAO आखिर होता क्या है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्राइजेस फूड के कैसे कैसे समय के साथ बदल रहे हैं, उनको भी तो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है ना, ये ट्रैक करती रहती है समय समय के ऊपर कि किस तरह से चीज़ों के दाम चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो इनका इंडेक्स आया है उसमें ये बताया गया है कि कैसे अप्रैल महीने के अंदर मीट के प्राइस बढ़े हैं, वेजिटेबल ऑयल और सीरियल के भी हल्के से प्राइस बढ़े हैं, वेरएस शुगर एंड आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं उनमें एक कमी देखने को मिली है वर्ल्ड वाइड की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और एक्चुअल में नोटिस करो, ये पिछले 3 साल में ना लोएस्ट पॉइंट हमें देखने को मिला है। 3 ईयर लो में फरवरी में देखने को मिला था। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस करो 2022 के अंदर ना जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उस समय के ऊपर रशिया भी यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर माने जाते हैं। तो जब ये अचानक से इन्वेजन हुआ, उस वजह से दुनिया में क्या हो गया, दुनिया में चीज़ों की जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं कम होगी।
सप्लाई जब कम होती है तो उन चीज़ों के दाम अकॉर्डिंगली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उस समय बिल्कुल हमें यही सिचुएशन देखने को मिली थी कि अचानक से चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। फिर धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज़ होने की तरफ बढ़ी एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों के दाम हमें अभी थोड़े स्टेबलाइज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड पिछले 3 साल में हमें ये लो पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएँगे। बाकी आप नोटिस कर पाओगे प्रीवियस ईयर से डिक्लाइन है 7.4% का ओवरऑल अगर हम बात करें। तो इन्फ्लेशन ठीक हुआ है, मतलब 2024 के अंदर थोड़ा कम हुआ है, पर फूड प्राइसेस थोड़े अभी भी हाई हैं, तो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो दाम है, ये जो चीज़ों का, वो और भी कम हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, ग्लोबल व्हीट आउटपुट की अगर हम बात करें ना, तो ऐसा बताया गया है कि ये कम हुआ है। एक्चुअल में क्या है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो व्हीट की प्लांटेशन है, उसके अंदर कमी देखने को मिली है, जिस वजह से ये फोरकास्ट भी बता रहा है 2024 का कि ग्लोबल व्हीट आउटपुट कम आएगा। साथ में अगर आप नोटिस करो वर्ल्ड की सीरियल प्रोडक्शन की, तो ये पिछले साल से इंप्रूव हुआ है 1.2%। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके जो फूड प्राइस इंडेक्स आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कल को ये भी पूछ सकता है कि फूड प्राइस इंडेक्स इंटरनेशनली कौन देखता है, तो उसका आंसर आएगा कौन? उसका आंसर आएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। इसको ना CCYB के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में आपको सब थोड़ा समझाता हूँ। देखो आप लोग ना इकोनॉमिक साइकिल के बारे में समझते होंगे। बिल्कुल सर। इकोनॉमिक साइकिल कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं कई बार आपको बताता हूँ ना कि लाइफ भी ऐसे नहीं चलती, लाइफ में भी उतार चढ़ाव होते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हमारी जो इकोनॉमी होती है सर, उसमें भी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ टाइम पे हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही होती है, फिर एक टाइम आता है जब वो पीक पे आ जाती है, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, फिर कहीं ना कहीं रिसेशन वाली सिचुएशन में आ सकते हैं हम, फिर वापस से हम एक तरह से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मान लो इकोनॉमी हमारी बढ़िया चल रही है जैसे ये वाले फेज के अंदर, अब इकोनॉमी बढ़िया चल रही है तो कहीं ना कहीं बैंक भी कोशिश क्या करेंगे, बैंकों की कोशिश ये रहती है कि यार जब इकोनॉमी बढ़िया कर रही है ना, हम खूब लोन दें। क्या करें सर? खूब लोन दें, भर भर कर लोन दें। अच्छा ठीक है। अब मान लो बैंकों ने पता क्या किया, जब इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी खूब लोन बांटे, हर किसी को लोन बांटा भर भर के। पर आप जानते हो यार गिरावट तो आएगी सर थोड़े दिनों बाद। तो होता पता क्या है, जब यहाँ पर बैंकों ने बहुत ज़्यादा लोन बांट दिए थे, पर कल को जब इकोनॉमी नीचे आई, उस समय ना बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो बैंकों ने बहुत हैवी लेवल के ऊपर हो सकता है उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएं कि लोग पैसा वापस ना रिटर्न कर पाएं या बिजनेस पैसा वापस ना रिटर्न कर पाएं। प्लस एट द सेम टाइम इस समय थोड़े बैंक भी फिर रिलक्टेंट हो जाएंगे लोन देने के लिए, क्योंकि वो सोचेंगे यार जब पहले हमने दिया था तो लोग वापस नहीं कर पाए। तो जब ऐसा होता है ना, साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम अपने लोन्स बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो आपके बेसल 3 नॉर्म्स हैं, उसमें बात करी गई है कि हमारे पास ना एक कैपिटल काउंटर साइक्लिकल बफर होना चाहिए। अब इस ये मदद कैसे करेगा काउंटर साइक्लिकल बफर? यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर काउंटर साइक्लिकल बफर के माध्यम से कुछ कैपिटल, मतलब 0 से 2.5% के बीच में, ये कैपिटल बैंकों को मतलब एक तरह से सेट असाइड करना पड़ेगा। अब इस वजह से क्या होगा, जब बैंक इस समय के ऊपर, मतलब बेसिकली कोशिश इतनी है कि इस समय के ऊपर बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी हम थोड़ी कम कर पाएँ ताकि बाद में इनको दिक्कत ना आए। और ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है आपके काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के माध्यम से। तो ऐसे समय के ऊपर जब इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म कर रही है ना, तो आरबीआई क्या ले सकता है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को बोल सकता है एंड इंश्योर कर सकता है कि बैंकिंग सेक्टर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अकाउंट करें। अब क्योंकि बफर वहां पे एक्स्ट्रा कर दिया, तो बैंक भी कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली लेंड करना थोड़ा सा कम कर देंगे। जो पहले बहुत तेजी से सबको लोन दिए जा रहे थे, अब क्या हो गया, अब एक तरह से बफर क्रिएट हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर की भी अकॉर्डिंगली वो भी अब सोचेंगे कि थोड़ा पैसा हम कम यहाँ पे लैंड करें। तो ये बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को। ये जो वर्ड आया ना साइकिल, साइकिल का मतलब होता है इकोनॉमिक साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया अभी। और यहाँ पे आगे उसके वर्ड आपने लगा दिया काउंटर साइकिल। काउंटर मतलब उसके अगेंस्ट। जब इकोनॉमी बढ़िया कर रही है तो बहुत ज्यादा ऐसा भी मत करो कि लोन पे लोन ही देते जाओ, थोड़ा सा उसको आप कम कर सकते हो। तो इसके माध्यम से थोड़ा हम रिस्क वगैरह रिड्यूस करने की यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की कोशिश करते हैं। अभी सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने अभी बोला है कि अभी फिलहाल के लिए इट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस। ठीक है ना, आरबीआई ने बोला कि इसको हम अभी एक्टिवेट नहीं कर रहे, अभी के लिए। अभी के लिए नहीं कर रहे, फ्यूचर में कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, पर अभी के लिए
काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को आरबीआई ने बैंकों के लिए एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये पॉइंट, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए था। आई होप आप इकोनॉमिक साइकिल का भी एंड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का मीनिंग समझ गए होंगे। अब पिछले हफ्ते ना मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के तौर के ऊपर, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। वैसे तो होमवर्क मैंने दिया जरूर था, पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर नीर भी और रीर भी, दोनों बहुत डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। आप लोगों को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि चाहे नीर हो या रीर हो, जब वो इंक्रीज होता है ये क्या दिखाता है कि रुपये का एप्रिसिएशन। देखो, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा ना इसका, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार प्लीज उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि उसमें नीर और रीर बहुत बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक्चुअली जो पहली स्टेटमेंट लिख रहा है कि नीर का बढ़ना मतलब रुपए का बढ़ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से जब हम ना नीर के अंदर हम इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट कर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाता है, जिसको हम रीर के नाम से बोलते हैं। अब रीर का भी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं क्या है, इसका मतलब भी है कि हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है, रुपया एप्रिशिएट कर रहा है। और जब रुपया एप्रिशिएट होता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो हमारे एक्सपोर्ट्स कब इंक्रीज होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं जब रुपया नीचे जाता है, ठीक है ना। तो रुपया कमजोर होता है तब जाके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। और सेकंड वाला कह रहा है इसका बिल्कुल उल्टा, तो सेकंड बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, कह रहा है कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का अगर हम देखें दूसरे कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब है कि नीर और रीर में ज्यादा फर्क आएगा, ज्यादा डिवर्जेंस आएगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों में फर्क क्या है, नीर और रीर में यही तो फर्क होता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली बन जाएगा। दूसरा, डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। डीवैल्यूएशन भी जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन तो होता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। डीवैल्यूएशन अगर वहां का सेंट्रल बैंक या वहां की सरकार इंटेंशनली इस चीज को करती है, रुपए को नीचे कम कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम डीवैल्यूएशन। अब ये कह रहा है कि डीवैल्यूएशन का नेसेसरीली इम्पैक्ट क्या होगा। पहला स्टेटमेंट देखो कि हाँ, इससे कहीं ना कहीं आपकी एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। मैंने अभी आपको बताया कि जब कहीं ना कहीं आपका रुपया नीचे जाएगा, इससे कहीं ना कहीं आपके एक्सपोर्ट्स चीपर होंगे, एक्सपोर्ट चीपर होंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। ये बात ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसकी फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगी। ये गलत है। देखो, पहले मान लो $1 इक्वल टू 60 था, 60 रुपीज, तो 1 रुपी क्या हुआ, $1/60। अब अगर मान लो रुपया नीचे गिर गया और ये वैल्यू होगी $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो 1 रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, $1/80। इस केस में रुपए की जो फॉरेन वैल्यू थी वो इंक्रीज नहीं हुई, वो बल्कि नीचे आ गई। आप यहाँ पे नोटिस कर भी सकते हो। तीसरा कह रहा है इससे ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा ही, मतलब इंप्रूव ही होगा। देखो, ये ना पक्के से नहीं कहा जा सकता। एक्चुअल में आप नोटिस करो, हमारे एक्सपोर्ट्स तो पक्का चीपर हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर इंडिया जैसी कंट्री के लिए हम जानते हैं कि यार, हम तो बाहर से तेल मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं। तो वो जो इम्पोर्ट हम मंगा रहे हैं ना, वो भी तो इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे सर, वो भी तो कॉस्टली हो जाएंगे। तो और अगर हमें कुछ ऐसे इम्पोर्ट करवाने ही पड़ते हैं, उस केस में हमारा ट्रेड बैलेंस उल्टा नीचे, मतलब उल्टा इंप्रूव होने की बजाय वो खराब और ज्यादा हो जाएगा। जो वर्ड है ना नेसेसरीली, उस वजह से ये सेकंड और थर्ड गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह से आज का आपका पहला होमवर्क रहेगा यूपीएससी का 2023 का ये वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ये 2016 का, बिटकॉइंस के बारे में आपको समझाया, बिटकॉइन हाफिंग के बारे में समझाया, तो उसका आंसर आप डेफिनेटली मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।